चैप्टर का नाम है किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ, किरचॉफ लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। किरचॉफ लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट, किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ। और इस पार्ट में भी पहली हेडिंग होगी वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। हेडिंग है वैद्युत सेल। लिखो, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तथा यह परिपथ में आवेश के प्रवाह को तथा यह परिपथ में आवेश के प्रवाह को तथा यह परिपथ में आवेश के प्रवाह को लगातार बनाए रखती है, परिपथ में आवेश के प्रवाह को लगातार बनाए रखती है। अगली नंबर हेडिंग, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, सेल का विद्युत वाहक बल। देखो, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल को सेल के विद्युत वाहक बल को सेल के विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से व्यक्त किया जाता है। सेल के विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से व्यक्त किया जाता है। सेल के विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से व्यक्त किया जाता है तथा कैपिटल ई इज इक्वल टू W अपॉन Q, अतः कैपिटल E इज इक्वल टू W अपॉन Q। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक, सेल के विद्युत वाहक बल का
मात्रक जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट भी होता है, जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट भी होता है। हेडिंग टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभव या टर्मिनल विभवांतर, इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल। देखो, जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य प्रवाहित करने में किए गए कार्य और आवेश के मान के अनुपात को, और आवेश के मान के अनुपात को टर्मिनल विभव कहा जाता है, टर्मिनल विभव कहा जाता है। टर्मिनल विभव को कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। टर्मिनल विभव को कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। टर्मिनल विभव को कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। तो देखो, टर्मिनल विभव का मतलब होता है कि किसी सेल के भीतर मान लो कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। सेल के भीतर की बात हो रही है ये। तो मान लो इस तरीके से सेल था, इस सेल के भीतर में बिंदु ए से किसी क्यू कूलम के आवेश को बिंदु बी तक भेजना है, यानी पॉइंट ए से क्यू कूलम का चार्ज जो है वो ट्रेवल करता हुआ पॉइंट बी तक अगर पहुंचेगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब होता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने में जितना काम करना पड़ेगा, और बटे में इस वैद्युत आवेश के मान के अनुपात को हम लोग टर्मिनल विभव कहेंगे। टर्मिनल विभव को लिखोगे V से V बराबर होगा W एक्सटर्नल अपान में Q, यानी जो बाह्य कार्य करना पड़ेगा वो बाह्य कार्य और बटे आवेश के मान के अनुपात को कहा जाएगा टर्मिनल विभव। तो V बराबर W एक्सटर्नल अपान Q हो जाएगा। अगली नंबर हेडिंग डाल दो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखो, जिस प्रकार कोई चालक तार
जिस प्रकार कोई चालक तार वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध आरोपित करता है, जिस प्रकार कोई चालक तार वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध आरोपित करता है, प्रतिरोध आरोपित करता है, ठीक उसी प्रकार सेल का घोल, ठीक उसी प्रकार सेल का घोल भी वैद्युत धारा के मार्ग में, ठीक उसी प्रकार सेल का घोल भी वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है। सेल के घोल के द्वारा आरोपित होने वाले प्रतिरोध को, सेल के घोल के द्वारा आरोपित होने वाले प्रतिरोध को, सेल के घोल के द्वारा आरोपित होने वाले प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है, स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है तथा यह निम्नलिखित पर निर्भर करता है, तथा यह निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तथा यह निम्नलिखित पर निर्भर करता है। पहला नंबर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के, सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के, सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के, सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। सेल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नंबर, घोल में डूबी हुई प्लेटों, घोल में डूबी हुई प्लेटों, घोल में डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल के, घोल में डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। घोल में डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा नंबर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के घोल की सांद्रता के बढ़ने पर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के घोल की सांद्रता के बढ़ने पर बढ़ता है। बढ़ने पर बढ़ता है। चौथा नंबर, या प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर, या प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है।
प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अगला नंबर, किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता है। किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता है, बल्कि सेल का उपयोग होते होते, बल्कि सेल का उपयोग होते होते या बढ़ जाता है, उपयोग होते होते या बढ़ जाता है, होते होते या बढ़ जाता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को निम्नलिखित सूत्र की सहायता से, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ब्रैकेट में ई माइनस वी अपान वी, ई माइनस वी अपान वी, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ब्रैकेट में ई माइनस वी अपान वी। स्मॉल आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर जो है वो रेजिस्टेंस है, बाह्य प्रतिरोध कहते हैं इसे। कैपिटल ई अभी दिखाया हुआ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और कैपिटल वी जो है वो टर्मिनल वोल्टेज। तो देखो यहाँ पर एक आंतरिक प्रतिरोध और एक बाह्य प्रतिरोध की बात होती है। कैपिटल आर इससे पहले पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री में भी आया होगा, फिजिक्स में भी आया होगा, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। रही बात इंटरनल रेजिस्टेंस की बताने की, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मतलब होता है कि जैसे घरों में जो यूज होती है तुम्हारे इन्वर्टर वाली बैटरी, तो उसमें अक्सर देखते हो कि पानी डाला जाता है या उसपे पानी ऑलरेडी पड़ा रहता है। इसमें कह रहे हैं कि सेल का घोल यानी वैद्युत अपघट्य जो भी डाला गया है, क्लास में बताए थे सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है, अशुद्ध जल हो सकता है, नाइट्रिक अम्ल हो सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो कह रहे हैं कि सेल का घोल जो प्रतिरोध उत्पन्न करेगा धारा के मार्ग में, तो उस प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे अगर मान लो हम लोग मेन रोड पे चल रहे हैं, तो मेन रोड का जो ब्रेकर होता है, कई बार क्लास में बताया है, तो वो ब्रेकर जो होता है वो हमारे स्पीड में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो अगर ये सड़क पर चल रहे हैं और ब्रेकर उत्पन्न कर रहा है, तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये बाह्य प्रतिरोध है। लेकिन अगर इसी तरीके से हम कहा जाए कि किसी नदी नहर में चलने की कोशिश करो, तो सब लोग जानते हो, काफी लोग तो प्रैक्टिकल भी किए होंगे इसका, कि पानी में चलना उतना आसान नहीं होता है। तो अगर पानी में चलना आसान नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि पानी जो है वो हमारे चलने में प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, तो वो पानी का घोल हुआ। तो ये जो पानी का घोल हुआ, यही चीज जो है वो आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा, यानी पानी के द्वारा उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध। तो सेल के घोल के द्वारा जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे हम लोग कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। स्मॉल आर की वैल्यू होती है कैपिटल आर ब्रैकेट में ई माइनस वी अपान बी। और रही बात की और कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कई चीजों पर डिपेंड भी करता है, कई चीजें में दिखाया हुआ है कि ये प्लेटों के क्षेत्रफल के विक्रमानुपाती होता है और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखे हुए हो कि सेल का घोल, सेल के घोल की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। इसको कई चीज हम लोग बताए, क्लास से बताया है, इसको तुम लोग ऑलरेडी जानते भी हो।
कि घर की जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है उसका पानी अक्सर कम हो जाता है। तो पानी अगर कम हो रहा है तो सीधी सी बात है कि घोल की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है, गाढ़ा हो रहा है। दो प्रकार का विलयन होता है, एक शांत होता है, एक तनु होता है। तो सांद्रता अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब कि वो तनु विलयन से शांत विलयन की ओर जा रहा है। तो तनु विलयन से अगर शांत विलयन की ओर जा रहा है तो अगर घोल गाढ़ा हो रहा है तो उस स्थिति में सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाए। इसीलिए बैटरी में जाके देखना है, इन्वर्टर बैटरी में सब लोग देखे हुए हो कि उसमें एक ऊपर से रेड कलर की पिन अप लगाते हैं। वो हमारी सांद्रता को बताता रहता है, यानी कि उस बैटरी में कितना पानी है उसकी मात्रा को बताता रहेगा। वो पिन अप जैसे जैसे नीचे जाती है वैसे वैसे हमको पता चल जाता है कि पानी कम हो रहा है। तो पानी अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब कि कंसंट्रेशन बढ़ रही है। कंसंट्रेशन को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहिए। कंसंट्रेशन जितना कम रहेगा सेल उतना अच्छे से काम करेगा। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो हमारा कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है ये याद रखने वाली बातें हैं। और आगे भी लिखे हुए हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे कैपिटल आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी एक फिक्स सर्किट के लिए फिक्स वैल्यू होती है। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, ये बदलता रहता है। तो बदलता रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी सेल को हम लोग कंटिन्यू यूज कर रहे हैं तो सेल के घोल की कंसंट्रेशन तो पर डे बदलती रहेगी। और अगर वो प्रति क्षण पर सेकेंड अगर बदल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल रेजिस्टेंस तो बदलेगा ही। तो यही चीज लिखे हुए हो कि ये अगर हम लोग अपने बैटरी में पानी पानी की मात्रा को एक वैल्यूएबल मान तक नहीं रखेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऑलरेडी बढ़ेगा। अगली नंबर हेडिंग डाल दो, सेल के विद्युत वाहक बल। सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। फिगर बना लो।
बन गया। चलो लिखो, हेडिंग है चर के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। एक बार फिगर को समझ लेते हैं। यहाँ पर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक बैटरी है और बैटरी का विद्युत वाहक बल जो है कैपिटल ई है। तो देखो कि जब भी ये फिगर बनेगा, इसको अगर इस डॉटेड लाइन से हम ब्लॉक कर दें, ये डॉटेड लाइन देख रहे हो बंद है, तो डॉटेड लाइन से अगर ब्लॉक किए हुए हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो प्रतिरोध स्थित होगा वो आंतरिकी प्रतिरोध कहलाएगा। यहाँ पे दो प्रतिरोध लगा हुआ है, एक ये डॉटेड लाइन से ब्लॉक किया हुआ प्रतिरोध लगा हुआ है और एक बाहर इस सर्किट के बाहर का प्रतिरोध कैपिटल आर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बैटरी के लिए है और ये बाहर प्रतिरोध कैपिटल आर के लिए। यहाँ पर जो घोल होगा यानी ये बैटरी को दर्शाया गया है, तो ये बैटरी होगी और बैटरी का जो घोल होगा उसका प्रतिरोध स्मॉल आर है और बैटरी का यहाँ पर विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो कि इस सेल के बाहर के विभव को मापेगा और इस सेल के बाहर का जो प्रतिरोध है वो कैपिटल आर है और एक धारा मापी लगा हुआ है स्मॉल कैपिटल ए। तो फिगर से सिर्फ समझने वाली बात ये होती है कि हमेशा याद रखना कि अगर डॉटेड लाइन से किसी सर्किट को क्लोज किया जाए, बंद किया जाए, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस स्थित होगा वो रेजिस्टेंस हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा और उसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। तो लिखो, मान लिया मान लिया किसी वैद्युत सेल मान लिया किसी वैद्युत सेल का वैद्युत वाहक बल, मान लिया किसी वैद्युत सेल का वैद्युत वाहक बल, मान लिया किसी वैद्युत सेल का वैद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इस सेल के साथ कैपिटल आर प्रतिरोध का, इस सेल के साथ कैपिटल आर प्रतिरोध को, कैपिटल आर प्रतिरोध को एक अमीटर तथा वोल्ट मीटर की सहायता से, एक अमीटर तथा वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ा गया है। एक अमीटर तथा वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ा गया है। एक अमीटर तथा वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ा गया है। फिर कर लो, यदि परिपथ की कुंजी को, यदि परिपथ की कुंजी को ऑन किया जाए, यदि परिपथ की कुंजी को ऑन किया जाए तो परिपथ में स्मॉल आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगती है।
परिपथ में स्मॉल आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगती है। परिपथ में स्मॉल आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण परिपथ में क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित हो जाता है। जिसके कारण परिपथ में क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित हो जाता है। परिपथ में क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित हो जाता है। यदि इस आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कुल कार्य कैपिटल डब्ल्यू हो, तो कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखो कैपिटल डब्ल्यू का मान होता है, या पहले पार्ट में पढ़े हो, V बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो अगर यहाँ से डब्ल्यू का मान निकालेंगे तो डब्ल्यू बराबर हम लोग कई बार लिख चुके हैं V इंटू क्यू। V जो विभव होता है, और यहाँ पर जो विभव है उस विभव को हम लोग लिखते हैं कैपिटल ई से विद्युत वाहक बल से। तो जो W बराबर फार्मूला V इंटू क्यू होता है, उसी फार्मूले से हम लोग लिखेंगे W बराबर E इंटू क्यू, जहां पर E जो है वो इस सेल का विद्युत वाहक बल है। इसके बाद अगर मान लो W बराबर E इंटू क्यू हो गया उसी फार्मूले से, तो पिछले चैप्टर में तुम लोग या कक्षा 10 में I बराबर फार्मूला पढ़े हो, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू का मान अगर निकाला जाए तो क्यू का मान हो जाएगा आई। तो यहाँ से हम लोग रख सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू आई टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब ये W जो है वो इस सेल, पूरे सेल में विद्युत आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कुल कार्य। अब इस कुल कार्य को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करेंगे। देखो ये जो सर्किट बना हुआ है, ये सर्किट ही अपने आप में दो भाग में डिवाइड है। एक सर्किट ये है जो ब्लॉक है डॉटेड लाइन से, और एक सर्किट जो है जो ये बाह्य प्रतिरोध के लिए। अगर हम लोग यहाँ की बात करें सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए, तो यहाँ पर अगर क्यू कूलाम के आवेश को तुम प्रवाहित करोगे तो क्यू कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। तो जो काम करना पड़ेगा, अगर मान लो कि वो काम W1 हो, तो ये काम हम लोग कहलाता है आंतरिक कार्य, इंटरनल वर्क। यानी कि ये डॉटेड लाइन में आवेश को प्रवाहित करने में जो काम किया जा रहा है वो काम है हमारा इंटरनल वर्क। इसके बाद आवेश निकलकर जब इस सर्किट में आएगा तो इस सर्किट में ये प्रतिरोध कैपिटल आर काम कर रहा है और ये विभव कैपिटल बी काम कर रहा है। तो यहाँ पर आवेश को प्रवाहित करने में जो काम करना पड़ेगा वो काम हमारा कहलाएगा कैपिटल W2। या इसको इस तरीके से लिख सकते हो, मानो W1 नहीं लिख रहे हो तो W इंटरनल लिख सकते हैं और W एक्सटर्नल लिख सकते हैं। इससे भी ये स्पष्ट हो जाता है कि जो ये वाला काम है वो सेल के आंतरिक प्रतिरोध में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य। और W एक्सटर्नल की जब बात होगी तो वो होगा कि जब हम इस ब्लॉकेज से बाहर निकले हैं तब जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसमें किया गया कार्य। अब अगर हम मान लें कि ये W इंटरनल है तो W इंटरनल का फार्मूला फिर से लगाएंगे, यही वाला फार्मूला। यहाँ मान लो सेल का आंतरिक विभव जो है वो स्मॉल v है। जैसे ये कैपिटल E था तो कैपिटल E तो पूरे सेल का विद्युत वाहक बल था। तो अगर यहाँ पर E की जगह पे V रखें तो Q आवेश प्रवाहित कर रहे हो तो Q के लिए फिर से IT हो जाएगा। और ये जो W है वो हमारा W कहलाएगा इंटरनल। तो W इंटरनल हुआ, ये इस डॉटेड लाइन के लिए हुआ। इस डॉटेड लाइन से अगर बाहर निकले तब उसी आवेश को प्रवाहित करने में W एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा। लेकिन जब W एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा तो W एक्सटर्नल काम के लिए यहाँ पर जो विभव उत्पन्न हो रहा है वो कैपिटल V है।
इसी फार्मूले में ई की जगह पे कैपिटल बी रखेंगे और आई टी हो जाएगा। यानी इस तरीके से डब्ल्यू इंटरनल और डब्ल्यू एक्सटर्नल, यानी ये पूरा काम दो कामों में विभाजित हुआ, एक आंतरिक काम में और एक बाह्य काम में। तो फिर ये कैपिटल डब्ल्यू का मान जो है वो आंतरिक काम प्लस बाहरी काम के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो पहले लिख लो, तब इसको दिखाते हैं। मान लिया वैद्युत सेल, मान लिया वैद्युत सेल में सेल के भीतर के वैद्युत अपघट्य, में सेल के भीतर के वैद्युत अपघट्य का, वैद्युत अपघट्य का विभव स्मॉल v हो, का विभव स्मॉल v हो, स्मॉल v हो, तो वैद्युत सेल के भीतर किया गया आंतरिक कार्य, वैद्युत सेल के भीतर किया गया आंतरिक कार्य W इंटरनल इज इक्वल टू W इंटरनल इज इक्वल टू, तो W इंटरनल का मान हो जाएगा VIT, VIT। देखिए थोड़ा ओम का नियम, ओम का नियम V बराबर I इंटू R होता है। हम लोग इसी सर्किट की बात कर रहे हैं जो ब्लॉक किया गया है। V के जगह पर इस सेल के घोल का विभव लिखेंगे और सेल के घोल का विभव है स्मॉल v, I की वैल्यू I है, R का मान स्मॉल r। तो अगर यहां से हम लोग W इंटरनल की वैल्यू निकालें तो V का मान हो जाएगा I इंटू स्मॉल r और फिर I की, यानी W इंटरनल इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये जो मान हुआ वो W इंटरनल का मान हुआ, उतार लो। W इंटरनल इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब यहां से हम जब बाहर निकल रहे हैं तो ये वाला विभव काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। उसी तरीके से लिख लो, यदि यदि Q कूलाम के आवेश के प्रवाह के लिए, यदि Q कूलाम के आवेश के प्रवाह के लिए सेल द्वारा किया गया बाहरी कार्य, सेल द्वारा किया गया बाहरी कार्य W एक्सटर्नल हो, सेल द्वारा किया गया बाहरी कार्य W एक्सटर्नल हो, W एक्सटर्नल हो। तो W एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे W इंटरनल की बात हुई, यहाँ पे W एक्सटर्नल की बात हुई, फार्मूला यही लगता है E इंटू क्यू। बस फर्क ये है कि जब इंटरनल की बात हो रही थी तो इंटरनल वोल्टेज से मतलब था, यानी कि वोल्टेज जो था वो घोल का वोल्टेज था। यहाँ पर वोल्टेज कैपिटल V की बात होगी तो W एक्सटर्नल बराबर VIT हो जाएगा। तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू VIT। फिर से ओम का नियम लगाएंगे, लेकिन अब की बात इस सर्किट के लिए लगाएंगे। इस सर्किट में धारा तो I एम्पियर की बह रही है, लेकिन प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध है। ओम का नियम लगाओगे तो V बराबर I इंटू इस परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R लिखेंगे तो V बराबर हो जाएगा I इंटू R इंटू T इंटू I। तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये W इंटरनल का मान है, ये W एक्सटर्नल का मान है, और ये टोटल काम। तो अब टोटल काम जो होगा वो W इंटरनल और W एक्सटर्नल के बराबर होगा।
अतः कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटरनल प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल। तो मान रख दो यहीं पर, तो मान हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू का मान ई इंटू आई टी, कैपिटल ई इंटू आई टी, डब्ल्यू इंटरनल का मान आई स्क्वायर आर टी प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल का मान आई स्क्वायर आर टी ई आई टी में कॉमन कर लो, आई स्क्वायर यहां पर भी, आई स्क्वायर यहां पर भी, तो कॉमन हो गया आई स्क्वायर इंटू टी, बचा स्मॉल आर कैपिटल आर, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आई से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो कैपिटल ई इज इक्वल टू सिर्फ बचना चाहिए आई इंटू आर प्लस कैपिटल आर, या आई बराबर लिखेंगे हम लोग ई अपान आर प्लस कैपिटल आर। उदाहरण आई बराबर ई अपान आर प्लस कैपिटल आर। तो ये संबंध हो गया सेल के वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में। इसके बाद लिखाएंगे कल मैथ की बुक। तो मैथ में कोई सवाल पूछना हो तो बता दो। सवाल नंबर 14 के बाद सवाल नंबर 15 बताना है। उससे पहले तो किसी को पूछना नहीं होगा, या पूछना होगा तो बता देना। सवाल नंबर 15 में कह रहे हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और इसमें प्रूफ करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2।
y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब प्रूफ करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन इज इक्वल टू 2। तो प्रूफ करना होगा, वो बात की बात है, जो आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन जो प्रूफ करना है उससे एक बात क्लियर होनी चाहिए कि इस फंक्शन को हम लोगों को मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कोई बता सकता है कि कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि यहाँ पर जो है प्रूफ करने में सीधी सी बात है, y2 दिखाई दे रहा है, तो बस 2 बार डिफरेंशिएट करो, अपने आप आंसर आएगा। मान लो प्रोजेक्ट ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमको प्रूफ करना है वो y1 और y2 के टर्म में है, तो हम डायरेक्ट y1 लिख रहे हैं, dy बाई dx ना लिखकर डायरेक्ट y1 लिख रहे हैं। तो y1 हो गया। डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स x के होल स्क्वायर को, तो tan इनवर्स x के अगर होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको थोड़ी देर के लिए x मानो तो x स्क्वायर हुआ, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। 2x की जगह पर tan इनवर्स x, x माने थे x तो था नहीं, था क्या चीज वो, था वो tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फिर से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर गुणा कर दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स एक्स। उतार लो पहले इतना। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है दोबारा, ध्यान से बनना। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन है, वाई वन का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, और ये 2 tan इनवर्स एक्स है। इसी चीज को जब फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से डिफरेंशिएशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो फर्स्ट फंक्शन है, और dy बाई dx जो है वो सेकेंड फंक्शन है। लेफ्ट हैंड साइड में दो फलन के गुणनफल का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले में सबसे पहले लिखते हो फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dy बाई dx है। dy बाई dx को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब dy बाई dx को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कल बताया गया था dy बाई dx जो है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। dy बाई dx जब दोबारा डिफरेंशिएट होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन dy बाई dx था, dy बाई dx को जब दोबारा डिफरेंशिएट किए तो वो हो गया d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और इस d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर को हम लोग लिखना चाहें तो y2 लिख सकते हैं। तो यानी हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y1 का डिफरेंशिएशन हो गया y2 प्लस सेकंड फंक्शन y1 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 2। tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर रहे हो, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका गुणा एक बार फिर इसी में कर दो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इधर लेफ्ट हैंड साइड में गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से था, एक और लेकर आ रहे हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस y1 का गुणा 0 में करोगे कोई फर्क नहीं, y1 का गुणा 2x में करोगे तो ये y1 इंटू 2x आएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा इधर कर रहे हो तो एक हो गया 2 और ये वाला x, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू ये वाला y1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इधर गुणा कर दिया तो सिर्फ बचा कितना 2, और यही जो था वो प्रूफ करना सिद्ध हो गया। उतार लो। तो ये चीज है क्या चीज, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन।
तो मजेदार सवाल है इसमें। सवाल नंबर ये 15 था। 15 के बाद हमारे ख्याल से सवाल नंबर 16 बताना नहीं है। 17 के लिए कल हमने एक ठो अटैचमेंट भेजा था वीडियो, उसी में हो गया होगा 17 नंबर सवाल। अब इसके बाद बता दिया जाए सवाल नंबर 18। अपने ऐप पे स्टडी मटेरियल में बहुत लोग देख लिए होंगे, मैसेज भी गया होगा। स्टडी मटेरियल में सवाल नंबर 16 का सवाल नंबर 17 का सलूशन है। मिटा दिया जाए। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में कह रहे हैं y is equal to a sin log x। y is equal to a sin log x। और इसमें भी प्रूफ ही करना है। प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो सवाल देख के समझ में आ रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 2 बार डिफरेंशिएट करो, बाकी जो प्रूफ करना है वो अपने आप आएगा। अगर पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से y को डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx, लेकिन dy बाई dx नहीं लिख रहे हैं, सीधा y1 लिख रहे हैं। y1 इज इक्वल टू a log x को थोड़ी देर के लिए x मानो तो ये sin x हुआ। और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। cos x की जगह पर log x हो गया। लेकिन फिर वही बात, x माने थे, x तो था नहीं, था क्या चीज वो, log x। और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। x को इधर पक्षांतर कर लो तो x इंटू वाई वन इज इक्वल टू a इंटू cos log x। सिंपल सवाल है। लेफ्ट हैंड साइड देखो ध्यान से, x इंटू वाई वन, फिर से ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन x इंटू वाई वन। तो x इंटू वाई वन का मतलब हुआ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट करोगे तो x को मानना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन और dy बाई dx को मानना पड़ेगा सेकंड फंक्शन। फार्मूला लगाओ डायरेक्ट, फर्स्ट फंक्शन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन dy बाई dx का सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। यानी y1 है तो y, याद कर लो इसको कि y1 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 होगा, y2 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y3 होगा, y3 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y4 होगा। जब y1 है तो y1 का डिफरेंशिएशन हो गया y2 प्लस सेकंड फंक्शन y1 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू a इनटू cos log x। फिर से log x को थोड़ी देर के लिए x माना जाए तो cos x हुआ। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x की जगह पर log x। और फिर वही बात, x माने थे x तो
था नहीं, था क्या चीज वो, log x, और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, x का इधर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y2, x का गुणा इधर कर दो तो x y1 माइनस a साइन log x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a sin log x इज इक्वल टू y, a sin log x की जगह आप लिख सकते हैं माइनस y, तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना था, सिद्ध हो गया। सवाल नंबर 18 था ये, 19 20 21 22, अब एको नहीं बताएंगे, जब नहीं आएगा तो पूछना है कल, इसी तरीके से लगेगा, बहुत आसान सवाल होगा। हाँ एक चीज बता दो भले कि ये प्रश्नवाली 5i में टोटल कितने सवाल हैं? 27। अच्छा तो अभी 23 तक भेजे हो हमारे पास, यानी बचा हुआ सवाल और भेज देना। तो इसको पहले लगा लेना, कल जो बचा हुआ सवाल उसको भेज देना, तो उसमें जो नहीं आएगा उसको बता देंगे, तो ये प्रश्नावली हो जाएगी समाप्त। हो गया। चलो और ट्राई करना, जो नहीं आएगा उससे कल पूछ लेना, कल आगे पढ़ाया जाएगा।